नमस्कार दोस्तों, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम पर हम चर्चा कर रहे थे। उसका पार्ट फर्स्ट हम लेकर आ गए हैं। अब हम पार्ट सेकंड पर की चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि पार्ट फर्स्ट में हमने उत्पादन की प्रथम अवस्था पर चर्चा की थी, और जैसा कि आपको पता है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम का संबंध अल्पकाल से है। तो यहाँ हम इस वीडियो के अंतर्गत इसकी द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था की चर्चा करेंगे, और आपसे यही अपील है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। कुछ साथियों का कहना था कि सर टेबल को थोड़ा सा और समझाइएगा, तो टेबल को आप देखिएगा। यहाँ कुछ नहीं है, हमने एक साधन स्थिर लिया और एक परिवर्तनशील लिया है। यहाँ आप टीपी और एमपी, तो सबसे पहले आप एमपी को ध्यान में रखिए, और जैसे जैसे आप जो परिवर्तनशील साधन है जहाँ यहाँ हमने लेबर को लिया है उसकी इकाइयाँ हम बढ़ा रहे हैं, तो सीमांत उत्पादन देखिएगा 10 है, फिर 20 है, फिर 30 हुआ है। यानी यहाँ तक जो तीसरी इकाई तक ये बढ़ा है, उसके बाद आप देखोगे ये घटा 20, 10, 0, -10। तो ये अगर आपको ध्यान में रहेगा तो उसके माध्यम से आप टीपी बना सकते हो। जैसे दूसरी इकाई लगाई तो यहाँ आप देखोगे सीमांत उत्पादन कितना हुआ, 10 से 20 हुआ, तो आप 10 में 20 जोड़ोगे तो टोटल प्रोडक्शन है वो 30 हो जाएगा। फिर कितनी की वृद्धि हुई है एमपी में, 30 की वृद्धि हुई है, तो 30 में 30 जोड़ोगे तो टीपी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर कितनी को एमपी कितना 20 है, तो निश्चित रूप से 60 में 20 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। इस प्रकार फिर एमपी कितना है, 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 में 10 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। इस प्रकार आप टीपी प्राप्त कर सकते हो। और यहाँ आप क्या देख रहे हो कि प्रारंभ में जो परिवर्तनशील साधन है उसकी इकाइयाँ हम वृद्धि कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एमपी हमारा बढ़ रहा है, सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है। 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ। यहाँ हम देखें टीपी बढ़ रहा है, तो टीपी बढ़ रहा है वो कौन सी दर से बढ़ रहा है, बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से टीपी ग्रोथ कर रहा है। लेकिन जैसे ही 30 के बाद आप देखो कि सीमांत उत्पादन घट रहा है, 20, 10, इसका मतलब इसके बाद जो टीपी में वृद्धि देखने को मिल रही है, यानी 60 से 80 हो रहा है, 80 से 90 हो रहा है, बढ़ तो रहा है, लेकिन यहाँ जो टीपी के बढ़ने की दर है वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। तो इस प्रकार यहाँ हम टीपी और एमपी को समझ पाएंगे। फिर एपी आपको पता ही है, टीपी में हम लेबर का से डिवाइड करेंगे तो हम एपी प्राप्त कर लेंगे। इसका मतलब टीपी प्रारंभ में 10 में 1 का भाग देंगे, फिर 30 में 2 का से डिवाइड करेंगे, फिर 60 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हम एपी प्राप्त कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि यहाँ जहाँ एमपी और एपी एक दूसरे के बराबर है, यहाँ हमने प्रथम जो स्टेज है प्रोडक्शन की उसको समाप्त किया है। उसके पश्चात यहाँ से द्वितीय अवस्था आरंभ हो जाती है, और कहाँ तक रहती है, जहाँ एमपी शून्य हो जाता है, यहाँ तक हमारी द्वितीय अवस्था रहती है। इसके बाद तृतीय अवस्था, थर्ड स्टेज आरंभ हो जाती है, जहाँ आप देखो कि सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है और कुल टोटल प्रोडक्शन घटने लग जाता है। डायग्राम के अंतर्गत देखें, इसकी हमने चर्चा पिछले वीडियो के अंतर्गत भी की है। जिन साथियों ने पिछला वीडियो नहीं देखा वो आवश्यक रूप से देखें। तो यहाँ ये दूसरी स्टेज आरंभ हो रही है। यहाँ दूसरी स्टेज में हम देखें हमारा टीपी बढ़ रहा है, लेकिन घटती हुई दर से बढ़ रहा है, यहाँ देखिएगा। जबकि एपी और एमपी को देखें, दोनों घट रहे हैं, लेकिन यहाँ आप देखो कि दोनों धनात्मक है, क्योंकि इस एक्स अक्ष रेखा से ये ऊपर की ओर स्थित है। इसका मतलब एपी भी पॉजिटिव है और एमपी भी पॉजिटिव है। जबकि हमारी जो सेकंड स्टेज है कहाँ समाप्त हो जाएगी, जहाँ एम यहाँ है, क्योंकि यहाँ सीमांत उत्पादन आपका मार्जिनल प्रोडक्शन है वो शून्य हो जाता है। जबकि यहाँ एच बिंदु पर देखें टीपी यहाँ अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ तक हमने देखा। अब इसकी थोड़ी सी चर्चा करें, हम दूसरी अवस्था की बात करें जिसको घटते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में हम देखें कि कुल उत्पादन टीपी बढ़ता है, लेकिन घटती हुई दर से बढ़ रहा है, यानी डिमिनिशिंग रेट से वो बढ़ रहा है। कुल उत्पादन हम देखें अपने अधिकतम बिंदु एच पर पहुंच जाता है, यहाँ ये दूसरी अवस्था समाप्त हो जाती है। और इस अवस्था में हमने देखा कि सीमांत उत्पादन एमपी भी घट रहा है और औसत उत्पादन एपी भी घट रहा है, लेकिन दोनों पॉजिटिव है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और दूसरी अवस्था की जो अंत कहाँ होता है, समाप्त कहाँ होती है, जहां आपका मार्जिनल प्रोडक्शन है वो शून्य होता है। ठीक है, एम का शून्य बिंदु हमने डायग्राम में देखा, एम है जो टीपी वक्र के अधिकतम बिंदु एच के ठीक नीचे स्थित है। जैसा कि आपने डायग्राम में देखा होगा, ये एम पॉइंट है और ये एच बिंदु है। ठीक है, यही अवस्था सबसे महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी विवेकशील उत्पादक है वो इसी अवस्था में उत्पादन करता है। इसे घटती प्रतिफल की अवस्था, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहा जाता है। और इसे विवेकशील उत्पादक है, एक रैशनल, वो इस अवस्था पर ही क्यों उत्पादन करना चाहता है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तीसरी अवस्था जिसको हम देखें ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहते हैं, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स भी की इसको कहा जाता है। इस अवस्था में आप देखो कि कुल उत्पादन टीपी है वो घटने लगता है, टीपी वक्र नीचे की ओर झुकता है। परिणाम स्वरूप हम देखें सीमांत उत्पादन एमपी ऋणात्मक हो जाता है और हमारा जो एमपी वक्र है वो अक्ष के नीचे चला जाता है। इस अवस्था में हम देखें परिवर्तनशील साधन है वो स्थिर साधन की तुलना में अत्यधिक हो जाता है। यदि परिवर्तनशील साधन की कुछ मात्रा घटाया जाए तो कुल उत्पादन बढ़ सकता है। इसे ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था भी कहा जाता है। और अब हम देखें कि प्रथम और तृतीय अवस्था है वो एक दूसरे की समरूप है, सिमेट्रिकल है। क्यों है? क्योंकि प्रथम अवस्था पर हम बात करें, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, प्रथम अवस्था में स्थिर साधन की है वो परिवर्तनशील साधन की तुलना में अधिक होता है, जबकि तीसरी अवस्था में आप देखोगे परिवर्तनशील साधन अधिक हो जाता है, जिसके कारण परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होती है। जबकि प्रथम अवस्था में आपका स्थिर साधन है उसकी जो सीमांत उत्पादन है वो ऋणात्मक होता है। इसी कारण आप देखो कि प्रथम अवस्था जिसमें स्थिर साधन की दृष्टि से और
तृतीय अवस्था परिवर्तनशील साधन की दृष्टि से सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है, यानी प्रथम अवस्था जो फर्स्ट स्टेज है उसमें जो स्थिर साधन है, यहाँ हमने भूमि को लिया है, उसकी सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक नेगेटिव होती है, जबकि तीसरी अवस्था में परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होती है। अब हम यहाँ देखना चाहेंगे कि वास्तविक उत्पादन की कार्य की अवस्था कौन सी होगी। एक उत्पादक है वो प्रथम अवस्था में उत्पादन करना चाहेगा या दूसरी अवस्था में करना चाहेगा या तीसरी अवस्था में करना चाहेगा, उस पर हम चर्चा करें। तो सबसे पहले हम देखें तीसरी अवस्था की बात करें, थर्ड स्टेज की बात करें, वहाँ एक रेशनल उत्पादक है वो उत्पादन नहीं करना चाहेगा। क्यों नहीं करना चाहेगा उसकी हम चर्चा करें, क्योंकि तृतीय अवस्था में परिवर्तनशील साधन है, जैसा कि हम लेबर की बात करें उसका सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है, क्योंकि शून्य के बाद वो ऋणात्मक यानी एमपी वक्र नीचे की ओर चला जाता है। परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाने से कुल उत्पादन यहां घटने लगता है, इसलिए कोई भी विवेकशील उत्पादक है वो तृतीय अवस्था में उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि एक तो लेबर को हम लगा रहे हैं उत्पादन में, साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, उसका उत्पादन क्या है, उसकी सीमांत उत्पादकता क्या है, ऋणात्मक है, तो ऐसा कोई भी नहीं करना चाहेगा। यहां तक कि यदि परिवर्तनशील साधन निःशुल्क भी उपलब्ध हो तब भी उत्पादक द्वितीय अवस्था के लिए अंतिम बिंदु एम जहां एमपी बराबर 0 से आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब बिंदु एम पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है और परिवर्तनशील साधन का सर्वोत्तम उपयोग होता है, जहां सीमांत उत्पादन शून्य है, उससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि वहां उसका ऋणात्मक हो जाता है। इसका मतलब वो तीसरी अवस्था में थर्ड स्टेज में उत्पादन नहीं करना चाहेगा। इसी प्रकार हम प्रथम अवस्था की बात करें, फर्स्ट स्टेज की बात करें, तो वहां आप देखो कि स्थिर साधन का पूर्ण अनुकूलतम उपयोग नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा कि फर्स्ट स्टेज में जो स्थिर साधन होता है उसकी सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होती है। परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाने से औसत उत्पादन धीरे धीरे एपी बढ़ता है। अगर वहीं उसका उत्पादन रोक दिया जाता है या प्रथम स्टेज पर ही उत्पादन करने लग जाता है तो जो एपी जो हमारा बढ़ रहा है निरंतर, हम परिवर्तनशील साधन की इकाइयां बढ़ा रहे हैं जिसके कारण हमारा एपी बढ़ रहा है, उसका फायदा वो उठा नहीं पाएगा। जैसा कि आप डायग्राम में देखोगे तो डायग्राम में देखो कि यहाँ आप देखो कि ऐसी स्थिति है, यहाँ ही अगर वो उत्पादन बंद कर दे तो हमारा जो एपी है वो निरंतर ऊपर बढ़ रहा है, तो इस बढ़ते हुए का वो फायदा नहीं उठा पाएगा। इसका मतलब वो प्रथम अवस्था में भी उत्पादन नहीं करना चाहेगा। कुल उत्पादन और वृद्धि की संभावना रहती है। प्रथम अवस्था में रुकना यह दर्शाता है कि उत्पादक उपलब्ध अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठा रहा है। यदि स्थिर साधन निःशुल्क भी उपलब्ध हो तब भी एक विवेकशील उत्पादक प्रथम अवस्था की अंतिम बिंदु एन तक उत्पादन बढ़ाएगा, यानी आगे तक वो उत्पादन करेगा। बिंदु एन पर स्थिर साधन का सीमांत उत्पादकता शून्य होता है, परिवर्तनशील साधन का औसत उत्पादन अधिकतम होता है, ये स्थिर साधन का अधिकतम उपयोग होता है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ जो परिवर्तनशील साधन है उसका जो औसत उत्पादन है वो अधिकतम होता है, जहां एपी और एमपी एक दूसरे के बराबर होते हैं, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा है। दूसरी अवस्था स्टेज सेकंड की बात करें, वो वास्तविक उत्पादन की अवस्था है। क्यों है उस पर हम बात करें कि प्रथम और तृतीय अवस्था को विवेकशील उत्पादक ने अस्वीकार कर दिया, तो निश्चित रूप से एक ही अवस्था बची है, वो है स्टेज सेकंड। इसलिए कई अर्थशास्त्री प्रथम और तृतीय अवस्था के बारे में कहते हैं आर्थिक मूर्खता या आर्थिक विकास इसको कहते हैं। दूसरी अवस्था की बात करें, एमपी और एपी दोनों घटते हैं परंतु धनात्मक रहते हैं। उत्पादन निर्णय तर्कसंगत एवं व्यवहारिक होता है और विवेकशील उत्पादक इसी दूसरी अवस्था के भीतर उत्पादन करेगा। दूसरी अवस्था की कि किस बिंदु पर उत्पादन होगा ये निर्भर करता है साधनों की कीमत पर। तो निष्कर्ष रूप में हम इस बारे में कह सकते हैं कि प्रथम अवस्था जिसको अपूर्ण उपयोग कहते हैं, नॉट नेशनल कहते हैं, क्योंकि वहाँ जो हमारा स्थिर साधन है उसका अनुकूलतम प्रयोग नहीं होता है। और हमारी तीसरी अवस्था कहेंगे उसको ऋणात्मक उत्पादन की अवस्था कहेंगे, क्योंकि अगर यहाँ उत्पादन करता है तो परिवर्तनशील साधन है उसकी जो सीमांत उत्पादकता है वो ऋणात्मक होती है। इसलिए दूसरी अवस्था ही जिसको वास्तविक उत्पादन की अवस्था कहते हैं। इसलिए एक विवेकशील उत्पादक है वो कौन सी दूसरी अवस्था में ही निर्णय लेगा। अब हम यहाँ देखें कि क्यों प्रथम स्टेज को वर्धमान प्रतिफल की अवस्था कहते हैं, क्यों यहाँ बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं, दूसरी अवस्था में घटते प्रतिफल क्यों प्राप्त होते हैं और तीसरी अवस्था में ऋणात्मक प्रतिफल क्यों प्राप्त होते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रथम अवस्था पर बात करें तो प्रथम अवस्था जिसको हमें पता है कि वर्धमान प्रतिफल की अवस्था स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहा जाता है। इस अवस्था में आप बात करोगे तो परिवर्तनशील साधन की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से उत्पादन पहले की तुलना में अधिक बढ़ता है। और उसके कारण की चर्चा करें तो सबसे पहला कारण है स्थिर साधन का अपूर्ण उपयोग, क्योंकि स्थिर साधन की एक निश्चित मात्रा को प्रयोग में करते हैं, उसको टुकड़ों में नहीं बांट सकते। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले हम, जैसे एक सिलाई मशीन है, ये सिलाई मशीन है। अब एक टेलर है वो अधिकतम 8 घंटे काम कर सकता है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि इसको सिलाई मशीन को टुकड़ों में बांट दें और 8 घंटे तक की सिलाई मशीन ले लें, ऐसा नहीं है। जैसे ही हम और अतिरिक्त एक टेलर लगा देंगे तो और अतिरिक्त उसका उपयोग होगा, 8 घंटे और अतिरिक्त उपयोग होगा, एक टेलर और लगा देंगे तो 8 घंटे और अतिरिक्त उपयोग होगा। इसका मतलब सिलाई मशीन को एक निश्चित इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब मात्र एक ही टेलर लगाया जा रहा है तो इसका मतलब उसका लगभग प्रयोग नहीं होता है।
लेकिन एक टेलर और लगा देंगे तो 16 घंटे का काम हो जाएगा, और एक टेलर और लगा देंगे तो और एक 8 घंटे काम में लिया जाएगा। निश्चित रूप से जो सिलाई का कार्य है वो अधिक होगा, लेकिन एक ऐसा अनुपात आता है कि उसके बाद ये जो संयोग है जो मशीन का और टेलर का, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। जैसे पाँच पाँच टेलर लगा दिए, अब एक साथ तो पाँचों काम नहीं कर सकते। इसका मतलब एक टेलर जैसे 8 घंटे ये काम कर रहा है, 8 घंटे ये काम कर रहा है, 8 घंटे ये काम कर रहा है, 2 बज के तो उन दो को कह दिया कि भाई तू इसके साथ काम कर ले, इसके साथ करेगा। मशीन तो एक ही है, अब एक ही टेलर काम कर रहा है तो वो बैठा बैठा क्या करेगा, कुछ ना कुछ छेड़खानी करेगा, कभी उसकी कटिंग को इधर उधर कर देगा, कहीं ना कहीं वो बातचीत करेंगे, या कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे जो सिलाई का कार्य है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थिर साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रारंभ में स्थिर साधन जैसे मशीन या भूमि की मात्रा परिवर्तनशील साधन की तुलना में अधिक होती है, इसलिए परिवर्तनशील साधन बढ़ाने पर स्थिर साधनों का अधिक गहन एवं पूर्ण उपयोग होने लगता है, इसलिए अधिक गहन और अच्छा प्रयोग होने लगता है, इसलिए वर्धमान प्रतिफल की अवस्था प्राप्त होती है। अविभाज्यता किन की, स्थिर साधनों की, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो मशीन है, सिलाई मशीन है, उसको टुकड़ों में नहीं बांट सकते, उसकी एक निश्चित इकाई का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे इसी कारण ही आपका स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न यानी इंक्रीजिंग रिटर्न प्राप्त होते हैं, और इसी अविभाज्यता के कारण ही आप आगे देखोगे घटते प्रतिफल भी प्राप्त होते हैं। उसका भी आप कारण देखोगे, कई स्थिर साधन अविभाज्य होते हैं जिनको टुकड़ों में नहीं बांट सकते, अतः न्यूनतम मात्रा उन्हें प्रयोग करना ही पड़ता है। परिवर्तनशील साधन बढ़ाने पर इनका बेहतर उपयोग संभव होता है। आगे हम देखें विशेषीकरण एवं श्रम विभाजन, क्योंकि जब लेबर को लगाया जाएगा तो उसमें एक प्रकार का स्पेशलाइज विशेषीकरण किया जाएगा और श्रम विभाजन होगा, मतलब अलग अलग लेबर को या अलग अलग श्रम को अलग अलग कार्यों में बांट दिया जाएगा, तो उससे और अधिक अच्छा कार्य होगा। जैसे मान लीजिए टेलर को किसी को मान लो कि सिलाई का कार्य दे दिया जाए, किसी को कटिंग का कार्य दे दिया जाए, किसी को प्रेस का कार्य दे दिया जाए, तो निश्चित रूप से प्रारंभ में जो श्रम विभाजन है उसके कारण परिवर्तनशील साधन जैसे श्रम की मात्रा बढ़ाने से श्रम विभाजन संभव होता है, जिससे उसकी उत्पादकता एवं कार्यकुशलता बढ़ती है। परिणाम स्वरूप हम देखेंगे सीमांत उत्पादन बढ़ता है और औसत उत्पादन भी बढ़ता है, इसलिए यहाँ जो इंक्रीजिंग रिटर्न प्राप्त होते हैं। द्वितीय अवस्था की बात करें जिसको घटते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं, है ना, इसको स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहा जाता है। इस अवस्था में परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाई से उत्पादन तो बढ़ता है, परंतु कैसा बढ़ता है, घटती हुई दर से। और इसका कारण क्या है, स्थिर साधनों की सीमितता। एक सीमा के बाद स्थिर साधन पर अत्यधिक दबाव बढ़ जाता है, जिससे परिवर्तनशील साधन की उत्पादकता क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत ज़्यादा टेलर होने पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो उस जो सिलाई का कार्य है उसमें व्यवधान उत्पन्न होगा। अनुपयुक्त साधन अनुपात हो जाएगा उसके कारण, यानी परिवर्तनशील साधन की अधिकता से साधनों के बीच जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। अगर और हम मशीन लगा लेते तो हो सकता है कि हमारा उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन हमने ये देखा कि क्योंकि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम, हम अल्पकाल को लेकर बात करें, इसमें कुछ साधन को हम स्थिर ले रहे हैं, इसलिए उसमें परिवर्तन तो संभव नहीं है, क्योंकि दोनों साधनों में परिवर्तन कब होगा, जब दीर्घकाल में होगा, जिसको हम पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। विशेष तथ्य की बात करें, इस अवस्था के अंत में कुल उत्पादन टीपी है वो अधिकतम होता है, सीमांत उत्पादन एमपी घटते घटते शून्य हो जाता है, और एक विवेकशील उत्पादक है वो सदैव इसी अवस्था में उत्पादन करता है, क्योंकि ये संसाधन का स्रोतों में उपयोग होता है। अब नोट हम बात करें, एक मुख्य बात है यहाँ स्थिर साधनों की अविभाज्यता। जो स्थिर साधन है, क्योंकि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में बढ़ते तथा घटते प्रतिफल दोनों का आधार स्थिर साधनों के अविभाज्यता है, क्योंकि स्थिर साधनों को हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। जैसे स्थिर साधन जैसे मशीन, भूमि की एक न्यूनतम मात्रा का प्रयोग करना पड़ता है, चाहे उत्पादक कम हो या अधिक हो। उत्पादन कितना भी कर रहे हैं उसकी न्यूनतम मात्रा का तो हमें प्रयोग करना ही पड़ता है। प्रथम अवस्था में हम देखें तो बढ़ते प्रतिफल के कारण प्रारंभ में अविभाज्य स्थिर साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। परिवर्तनशील साधनों की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से स्थिर साधनों का अधिक एवं पूर्ण एवं कुशल उपयोग संभव होता है। उत्पादन में तेजी से वृद्धि होती है। इस अवस्था में औसत उत्पादन एपी बढ़ता है। जब परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधनों का अनुकूलतम अनुपात यानी ऑप्टिमम इनका जो अनुपात है वो प्राप्त होता है, तो औसत उत्पादन अधिकतम हो जाता है। और किसके कारण, इसी स्थिर साधनों की अविभाज्यता के कारण। दूसरी अवस्था में हम देखें घटते प्रतिफल का कारण भी यही है। अनुकूलतम अनुपात के बाद परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ने पर जो अनुकूलतम अनुपात है उसके बाद भी हम परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ, श्रम की इकाइयाँ बढ़ाएंगे तो स्थिर अविभाज्य साधन का अत्यधिक उपयोग होने लगता है। परिणाम स्वरूप हम बात करें तो साधनों के बीच अनुकूल अनुपात समाप्त हो जाता है और परिवर्तनशील साधनों का औसत उत्पादन क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है। जैसे जैसे प्रथम अवस्था में बेहतर उपयोग से एपी बढ़ता है वैसे वैसे ही द्वितीय अवस्था में अत्यधिक उपयोग से एपी क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है। स्थिर साधन पूर्णतः विभाज्य हो तो अब हम बात करें क्योंकि हमने देखा कि स्थिर साधन है वो विभाज्य नहीं होते, उनको बांटा नहीं जा सकता टुकड़ों में, इसके कारण ही बढ़ते प्रतिफल भी प्राप्त होते हैं और घटते प्रतिफल भी प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करें स्थिर साधन है उनको हम जितना हमें प्रयोग में लेना है उतना हम बांट सकते हैं, विभाज्य कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, न तो बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होंगे और न ही
घटते प्रतिफल प्राप्त होंगे। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं तब परिवर्तनशील अनुपातों का नियम का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, कोई इसकी वैल्यू नहीं रहेगी, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। प्रोफेसर बोबर का तो कथन है, यदि विभाज्यता द्वार में प्रवेश करती है, अगर इस विभाज्यता को जो साधनों को टुकड़ों में बांटने को अगर अब गेट से अंदर प्रवेश करेंगे तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम तो बेचारा खिड़की से बाहर ही कूद जाएगा। जॉन रॉबिन्सन का तो दृष्टिकोण है उसे अपूर्ण स्थानापन्नता, यानी उन्होंने साधनों को क्या बताया कि एक दूसरे के वो अपूर्ण स्थानापन्न है, एक दूसरे की जगह उनको काम में नहीं लिया जा सकता। पूरा का पूरा अगर काम में लिया जा सकता तो परिवर्तनशील अनुपात में यहाँ उनका कहना है कि न तो घटते प्रतिफल प्राप्त होते न बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते। ठीक है, जॉन रॉबिन्सन के अनुसार घटते प्रतिफल का मूल कारण, मुख्य कारण क्या है? उत्पादन के साधन एक दूसरे के अपूर्ण स्थानापन्न है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होते हैं। इसके कारण ही यहाँ या तो बढ़ते प्रतिफल घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। द्वितीय अवस्था में एक साधन स्थिर दुर्लभ हो जाता है, परिवर्तनशील साधन बढ़ता जाता है। यदि परिवर्तनशील साधन को स्थिर साधनों के पूर्ण परफेक्टली एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लेते तो घटते प्रतिफल उत्पन्न ही नहीं होते। जैसे हमें पता चलता है कि परिवर्तनशील साधन के स्थान पर हम स्थिर साधन को लगा सकते हैं तो घटते प्रतिफल जैसे ही प्राप्त होते हम स्थिर साधन को उसके स्थान पर काम में लेते। तीसरी कहीं ना कहीं बात प्रतिस्थापन लॉस की बात की जाती है। यदि घटते प्रतिफल इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि साधनों के बीच प्रतिस्थापन की लॉस अनंत नहीं होती। कहने का तात्पर्य एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं कर सकते। यदि प्रतिस्थापन की लॉस अनंत होती तो स्थिर साधनों की कमी को परिवर्तनशील साधनों से पूरा किया जा सकता है, समान लागत पर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। ये एक निष्कर्ष के रूप में निकल कर आए। कहीं ना कहीं इन सभी बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना है क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तृतीय अवस्था जिसको ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स कहा जाता है, उसके बारे में देखें क्यों प्राप्त होता है। रासमान प्रतिफल का नियम यह दर्शाता है कि एक साधन का दूसरे से प्रतिस्थापन करने की एक सीमा होती है। इस अवस्था में परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयों का कुल उत्पादन को घटा देती है क्योंकि एक निश्चित अनुपात होता है। अगर उसके बाद हम उनकी परिवर्तनशील साधनों की इकाइयां बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से जो कुल उत्पादन है वो घटने लग जाता है। कारण अत्यधिक भीड़ हो जाती है किनकी? परिवर्तनशील साधनों की के कारण स्थिर साधनों पर अत्यधिक दबाव के कारण कार्य में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। सीमांत उत्पादन का ऋणात्मक होना परिवर्तनशील साधनों की अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल उत्पादन में कमी लाती है क्योंकि हमें पता है क्योंकि परिवर्तनशील साधन यहाँ हमने लेबर को लिया है उसका जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो ऋणात्मक हो जाता है। परिणाम ये होगा कि कुल उत्पादन घटने लगता है। सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। कोई भी विवेकशील उत्पादक इस अवस्था में उत्पादन नहीं करना चाहेगा। निष्कर्ष रूप में हमने देखा है कि प्रथम अवस्था जिसको संसाधनों का पूर्ण उपयोग कहते हैं, द्वितीय अवस्था संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग वाली वास्तविक अवस्था कहते हैं, तृतीय अवस्था जहां संसाधनों का दुरुपयोग होता है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के और भी क्या नाम हो सकते हैं, क्या इसकी प्रकृति नेचर है, टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव, उस पर भी हम चर्चा करें। कहीं ना कहीं यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का नए नाम हम देखें अनुपातों का नियम भी इसको कहेंगे क्योंकि यहाँ भूमि और लेबर, क्योंकि लेबर की इकाई हम बढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से जो लैंड और लेबर है उनके अनुपात में परिवर्तन होता है। यहाँ अनुपात से तात्पर्य उत्पादन में प्रयुक्त साधनों का परस्पर अनुपात है। ये नियम बताता है कि साधनों के अनुपात में परिवर्तन से उत्पादन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा इसका नाम रासमान प्रतिफल का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न या रासमान सीमांत भौतिक उत्पादकता का नियम भी इसको कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात करें तो रासमान प्रतिफल का नियम नाम पूर्णतः सही नहीं है क्योंकि हम देखेंगे क्योंकि ये परिवर्तनशील अनुपातिक नियम की केवल द्वितीय अवस्था को व्यक्त करता है। ठीक है, ये भी हम ध्यान में रखें। तकनीकी की बात करें तो हमने देखा कि टेक्नोलॉजी को इसके अंदर स्थिर लेने की मान्यता की जाती है। इस नियम की एक प्रमुख मान्यता यह है कि उत्पादन की तकनीक है वो अपरिवर्तित रहती है क्योंकि द्वितीय अवस्था में उत्पादन बढ़ाते समय श्रेष्ठ तकनीक अपना ली जाती है। तो ये आवश्यक नहीं है कि सीमांत उत्पादकता घट जाए क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी में परिवर्तन नहीं होता तो हमें पता है कि दूसरी अवस्था में सीमांत उत्पादकता और औसत उत्पादकता यानी एमपी और एमपी घटने लगते हैं। अगर हम श्रेष्ठ तकनीक को अपना लिया जाए तो ये घटते नहीं। लेकिन हमने ये देखा कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में टेक्नोलॉजी को हम कॉन्स्टेंट लेकर चलते हैं, अतः ये नियम दी गई तकनीक गिवन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत लागू होता है। मूल्य परिवर्तन नहीं तकनीक कारण प्रमुख है। यहाँ मूल्य के परिवर्तन की बात नहीं की जाती, न तो साधन की फैक्टर्स की बात की जाती है न प्रोडक्शन की बात जाती है। वहाँ फैक्टर्स और प्रोडक्शन के मूल्य की बात नहीं की जाती है, केवल उनके भौतिक यानी तकनीकी को लेकर बात की जाती है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत प्रतिफल में परिवर्तन साधनों या वस्तु की कीमतों के कारण नहीं बल्कि तकनीकी तथ्यों के कारण होता है। यह नियम भौतिक उत्पादन संबंध को व्यक्त करता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तकनीकी को कॉन्स्टेंट लेकर चल रहा है, कीमत की भी बात नहीं की जा रही, कीमत को भी कॉन्स्टेंट लेकर चल रहा है। केवल भौतिक उत्पादन यानी कितने साधन लगाए जाए और उसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको लेकर बात की जा रही है। फिजिकल प्रोडक्शन रिलेशनशिप की यहाँ बात की जा रही है। उद्योगों को तकनीक की भिन्नता और प्रतिफल की बात करें तो प्रत्येक उद्योग की अपनी अलग तकनीक की संरचना होती है। अलग अलग उद्योग है, उनकी टेक्नोलॉजी की जो तकनीक है वो अलग अलग होती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें कृषि उद्योग की बात करें तो कृषि उद्योग हम बात करें तो भूमि प्रधान उद्योग होता है, उसमें भूमि का प्रयोग किया जाता है। भूमि दुर्लभ व अविभाज्य साधन है, परिणामतः सीमांत उत्पादन शीघ्र घटने लग जाता है क्योंकि दुर्लभ होती है, क्योंकि सारी की सारी भूमि है वो जो कृषि योग्य नहीं होती, इसलिए इसको सीमांत उत्पादकता इसके शीघ्र आने लग जाती है। लेकिन विनिर्माण उद्योग की बात करें तो पूंजी उद्योग प्रधान उद्योग होता है, वहाँ पूंजी का अधिक
प्रयोग किया जाता है, परिणामतः सीमांत उत्पादन काफ़ी सीमा तक बढ़ता रहता है। पुराने अर्थशास्त्रियों की भ्रांति देखें तो पुराने अर्थशास्त्रियों का मत है कि कृषि पर घटते प्रतिफल का नियम और उद्योग पर बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है। ये मत गलत है, क्योंकि ये नियम अलग अलग नहीं है, नियम एक ही है, क्योंकि ये परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के ही भाग हैं। जैसा कि हमने देखा, प्रथम अवस्था जिसको बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं, द्वितीय अवस्था जिसको घटते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं, तीसरी अवस्था जिसको ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। सही निष्कर्ष के रूप में हम बात करें तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम सभी उद्योगों पर लागू होता है। अंतर केवल यह है कि विभिन्न उद्योगों में इसकी अवस्थाएं कम या अधिक लंबी हो सकती है। जैसे कृषि की बात करें तो बढ़ते प्रतिफल की अवस्था छोटी होती है, घटते प्रतिफल की अवस्था शीघ्र प्रारंभ हो जाती है। विनिर्माण के उद्योग की बात करें तो बढ़ते प्रतिफल की अवस्था लंबी होती है, जबकि घटते प्रतिफल की अवस्था देरी से प्रारंभ होती है। निष्कर्ष रूप में हम बात करें, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम एक सार्वभौमिक नियम है, सभी पर लागू होगा, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे विनिर्माण से संबंधित हो। प्रतिफल का व्यवहार उद्योगों की तकनीकी विशेषताओं पर निर्भर करता है। बढ़ते और घटते प्रतिफल अलग अलग नियम नहीं है, बल्कि एक ही नियम की विभिन्न अवस्था है जो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत लागू होता है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम तथा लागतों के साथ, कॉस्ट के साथ क्या संबंध है, उनको भी हम चर्चा करें तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की तीनों अवस्थाओं को लागत के संदर्भ में निम्न नाम दिए गए। उत्पादन की अवस्था बात करें, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। प्रतिफल का स्वरूप देखें तो प्रथम अवस्था में बढ़ते प्रतिफल है, द्वितीय अवस्था में समान स्थिर प्रतिफल है, तृतीय अवस्था में घटते प्रतिफल अवस्था है। लागत का स्वरूप देखें तो प्रथम अवस्था जहां बढ़ते प्रतिफल की बात करते हैं वहां वही घटती लागत प्राप्त होती है। द्वितीय अवस्था जहां स्थिर प्रतिफल है तो स्थिर लागत है, और तीसरी अवस्था जहां घटते या ऋणात्मक प्रतिफल प्राप्त होते हैं वहां बढ़ती लागत है। यानी यहाँ एक दूसरे के विलोम की बात करें, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बात करें, महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो लागत का घटना या बढ़ना केवल उत्पादन नियम का परिणाम नहीं होता, बल्कि साधनों एवं उत्पादन की कीमत परिवर्तन भी लागत को प्रभावित करते हैं। प्रथम अवस्था को बात करें तो बढ़ते प्रतिफल और घटती लागत की हमने बात की है कि प्रथम अवस्था है जिसको बढ़ते प्रतिफल की बात करें, और या फिर उसको कह सकते हैं घटती लागत। इस अवस्था में परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाने पर सीमांत उत्पादन एमपी बढ़ता है। यदि साधनों तथा उत्पादन की कीमतें स्थिर रहें तो प्रति इकाई लागत घटती है। अतिरिक्त स्थिति यह हो सकती है यदि साधन अधिक मात्रा में खरीदने पर थोक दर पर सस्ता मिलने लगे तो लागत और अधिक घट सकती है। विपरीत स्थिति भी हो सकती है, यदि साधनों की अधिक मांग से उसकी कीमत तेजी से बढ़ जाए तो संभवतः एमपी बढ़ने के बावजूद प्रति इकाई लागत घटने की बजाय बढ़ भी सकती है। द्वितीय अवस्था की बात करें जहां स्थिर प्रतिफल या स्थिर लागत की अवस्था इसको कहते हैं, इस अवस्था में सीमांत उत्पादन लगभग स्थिर रहता है। यदि साधनों की कीमत स्थिर रहे तो प्रति इकाई लागत भी लगभग स्थिर रहती है। यह अवस्था विवेकशील उत्पादक की उत्पादन की अवस्था मानी जाती है। तीसरी अवस्था की बात करें, घटते प्रतिफल और बढ़ते लागत की अवस्था जिसको कहा जाता है, इस अवस्था में सीमांत उत्पादन घटता है। यदि साधनों व उत्पादन की कीमत स्थिर रहे, जैसे कि परिवर्तनशील अनुपातों में स्थिर लेकर बात करते हैं, तो प्रति इकाई लागत अवश्य बढ़ेगी। लेकिन यदि साधन बड़ी मात्रा में लेने पर बहुत सस्ते थोड़ी देर दरों में मिलने लगे तो संभव है कि घटते एमपी के बावजूद कुछ समय तक प्रति इकाई लागत न बढ़े न घट भी, न तो बढ़ेगी न घटेगी। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। लागत निर्धारण में मूल्य कारकों का महत्व है। केवल परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागत के व्यवहार को पूर्ण रूप से नहीं समझा सकता। लागत के अध्ययन में साधनों की बाजार कीमतें, थोक छूट और मांग आपूर्ति की स्थिति को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। निष्कर्ष रूप में हम देखें, उत्पादन और लागत के बीच संबंध है वो प्रतिफल की नियम पर भी को ध्यान में रखना पड़ता है और कीमत पर भी निर्भर करता है। इसलिए घटती, स्थिर या बढ़ती लागत केवल उत्पादन नियम का यांत्रिक परिणाम नहीं है, केवल इस परिवर्तनशील या उत्पादन पर ही निर्भर नहीं करता, केवल इसके साथ साथ कीमतों को भी ध्यान में रखकर किया जाता है। जबकि हम देखते हैं कि परिवर्तनशील साधनों में कीमत, जो साधनों की कीमत और उत्पादन की कीमत है उसको स्थिर लेकर बात करते हैं। तो ये हमने परिवर्तनशील अनुपातों के नियम पर चर्चा की। आपको किस प्रकार से लगा है उसका आप बिल्कुल कमेंट देकर अपने आवश्यक कमेंट दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।